आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम ख़य्यूम अनवर के दीवान खाने में आप तमाम का फिर एक बार खैर मकदम है। मैं हर हफ्ते फिर एक बार इसलिए कहता हूं कि हम हर हफ्ते 4 जुम्मे को मिलते हैं और इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं। और आज बहुत ही अहम शख्सियत को हमने हमारे इस दीवान खाने में मदऊ किया है। इतनी अहम शख्सियत है कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आज हम तेलंगाना रियासत में जो सुकून की सांस ले रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, तो इन्हीं लोगों की बदौलत हम सो रहे हैं। तो मैं आपका सस्पेंस ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, इसलिए बता देना चाहूँगा कि आज हमारे साथ बहुत बड़े पुलिस अफसर हैं, आली जनाब मोहतरम जितेंद्र साहब, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तेलंगाना रियासत इस वक्त हमारे दीवान खाने में मौजूद है। तो नाजरीन, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। तो नाजरीन, आइए हमारे जितेंद्र साहब से मिलते हैं। दीवान खाने में तशरीफ़ ला चुके हैं। जितेंद्र साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत दिनों से ख्वाहिश थी आपको मदऊ करने की। पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले शायद अंजनी कुमार साहब भी आए थे, पुलिस कमिश्नर अपने हैदराबाद के। बहुत ज़बरदस्त रहा उनका प्रोग्राम। तो उम्मीद करते हैं आपका भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। जी। मैं सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो आपका ताल्लुक़ मैं सुना कि पंजाब से। हाँ, तो आप पंजाबी हैं? अब तो मैं तेलुगु तेलंगाना हूँ तेलुगु है। क्योंकि जितने साल मैं पंजाब में रहा उससे ज़्यादा साल अब मैं आंध्र प्रदेश में रहा हूँ, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में। अच्छा। तो मैंने जैसे पंजाब में ग्रेजुएशन की, तो मैं अपनी ज़िंदगी के 20 साल पंजाब में गुजारा। अब मुझे यहाँ यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में 28 साल हो गए। अच्छा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ अब तो मैं तेलुगु तो तेलंगाना में कब से हैं आप? तेलंगाना में मेरी सर्विस ज़्यादातर तेलंगाना में ही रही है। सिर्फ 3 साल मैं आंध्रा में रहा हूँ, 3-3.5 साल। अदरवाइज ज़्यादातर सर्विस मेरी तेलंगाना में ही रही है या हैदराबाद में रही है। आपका जो मुकाम है पंजाब में, वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है? हाँ जी, हमारे जो शहर है जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर सिर्फ 8 किलोमीटर है। अच्छा, साइकिल पे जा सकते? साइकिल पे जा सकते, जाते थे हम लोग। अच्छा, आप लोग जाते थे? हम लोग कॉलेज में, स्कूल में अपना साइकिल उठा के 3-4 दोस्त मिलके बॉर्डर पे चले जाते थे। वहाँ पर 2-3 अच्छी चीज़ें हैं। एक तो रिवर है। अच्छा, बॉर्डर पे? हाँ जी। इस तरफ या उस तरफ? इस तरफ है। अच्छा, इसलिए तो अच्छी है। मतलब एक वहाँ पर जो बाउंड्री है वो रिवर बाउंड्री भी है। तो अपना गए रिवर में, अपना स्विमिंग वगैरह करे आगे। फिर उसके अलावा एक वहाँ मेमोरियल भी है। अच्छा। तो उसको हुसैनी वाला बॉर्डर बोलते हैं। हुसैनी वाला? हुसैनी वाला बॉर्डर। और वहाँ पर एक मेमोरियल भी है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का मेमोरियल है। अच्छा। तो वो भी एक पिकनिक स्पॉट है वहाँ पर। उसके अलावा वो जो वहाँ पर बैसाखी का एक मेला लगता है। तो बैसाखी अप्रैल में जो आती है, उस पर एक मेला लगता है। तो उसमें हजारों लोग जाते हैं। तो हम लोग भी जनरली उस समय जाते थे। तो हमारा तो वहाँ बॉर्डर पे काफ़ी आना जाना रहता था। लेकिन आजकल तो वहाँ पर बहुत टेंशन होगा? नहीं, अब तो फिर भी कम है। लेकिन जब हम लोग वहाँ रहते थे तो 65 की वार भी तभी हुई। ऑफकोर्स 65 की वार में तो मैं पैदा ही हुआ था। फिर 71 वार में मेरा छोटा भाई पैदा हुआ था। अच्छा। तो वहाँ तो उस समय ज़्यादा इश्यूज थे। अब तो उसके बाद से तो इश्यूज कम है। जब तो हमारे एरिया में ब्लैकआउट बहुत होता था। तो रात को अंधेरा होता था। तो एक पिक्यूलियर चीज़ थी वहाँ देखने वाली कि लोगों ने, सभी ने अपने घरों की जो विंडोज़ थी सबको ब्लैक पेंट किया हुआ था। अरे। तो कभी भी ब्लैकआउट डिक्लेयर हो जाता था, फिर उसके बाद सब लोग अपने घरों में रहना, लाइट भी नहीं जलाना, इवन मोमबत्ती भी जलाना तो मतलब छोटी सी जलाना। तो इस तरह का होता। लेकिन अब तो काफ़ी अच्छा हो गया, अभी तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो शुरू से थ्रिल है आपकी लाइफ में? हाँ, वो तो है और रहना भी चाहिए। लेकिन आपने हर थ्रिल को बहुत लाइट लिया है, बहुत पॉजिटिवली लिया है हर एक। ये तो एक एटीट्यूड की बात है और मैं समझता हूँ हर आदमी को पॉजिटिवली लेना चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ लाइफ में अगर थ्रिल नहीं है, चैलेंज नहीं है,
तो फिर लाइफ भी काफ़ी नीरस सी हो जाती है। लेकिन आप वहाँ से आने के बाद आपने हमेशा जो है ऐसी वैसी पोस्टिंग नहीं देखी, आपने ख़तरनाक पोस्टिंग करते रहे आप। आपके ज़माने में जो है पहले के आंध्र प्रदेश में नक्सलिज्म पीक पर था, तो आपने जो है नक्सलाइट्स का खात्मा करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। ऐसा है सर, मैं तो हमेशा ये समझता हूँ हम लोग अवेलेबल हैं सर्विस के लिए, तो जैसा सरकार हमें काम लेकिन दे। उन दिनों जो है इतना सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी, इतने फैसिलिटीज़ नहीं थे, फैसिलिटीज़ बहुत नहीं रिस्क लिया आपने। करेक्ट, वो तो है। उस समय नक्सलिज्म वगैरह भी पीक पे था। जैसे हम लोग महबूब नगर में काम किए, गुंटूर में काम किए, या वारंगल रेंज में काम किए, तो काफ़ी उस समय रिस्क थे, लेकिन फिर भी पूरी फोर्स थी साथ में। हम लोग भी फिजिकली मेंटली तैयार थे, सरकार का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो वो दिन भी बीत गए और अब काफ़ी हद तक अमन शांति है। और ख़ास तौर पे नक्सलाइट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी अमन शांति है। लास्ट 12-13 सालों से तो काफ़ी शांति है। तो जब आपने कई रातें जो है बिना सोए गुजार दी और कई दिन जो है आप सही अपने हिसाब का खाना नहीं खाते थे, ये कौन सा पीरियड था? ये तभी था, ये जब 90s में ज़्यादा था। 90s में या इवन 2004-5 में भी काफ़ी इश्यूज थे, 2006 में भी। लेकिन 2006 के बाद से थोड़ा कम होना शुरू हो गया था। तो मैं समझता हूँ कि 2006 एक ऐसा साल था जिसमें काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को सक्सेस मिली, और उसके बाद लोगों को भी काफ़ी शांति मिली, लोगों को भी काफ़ी आराम मिला। और नक्सलाइट्स मोस्टली तेलंगाना से या नलामला एरिया से भी चले ही गए। तो अभी वो कभी कभी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पब्लिक का सपोर्ट नहीं है उनको, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अपनी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी वो बहुत इंटरेस्टिंग रही। आप JNU से हैं। हाँ, मैंने अपनी एमफिल JNU में करी थी, और वहीं से ही मैं UPSC की तैयारी भी की थी। और जब मैं JNU में PhD कर रहा था, तो उस समय मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैं आ गया था यहाँ पर, ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद PhD मैंने अब ख़त्म करी है। अच्छा, डॉक्टर हो गया। डॉक्टर जितेंद्र। 2 साल पहले मैंने अपनी PhD भी ख़त्म कर ली है यहाँ JNTU से। JNTU से, अरे वेरी गुड। तो आपके ये नाम के पीछे क्या राज है? ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, सिर्फ जितेंद्र है, ना कुमार है ना तो सिंह है। ये एक हिस्ट्री है जी। उसमें हिस्ट्री क्या है, जब हम एक ही बैच हैं पूरे में भी, देश में एक ही बैच होंगे जिसका 5th क्लास भी बोर्ड का था, 8th क्लास भी बोर्ड का था, और 10th क्लास भी बोर्ड का था। तो एक ही पूरे कंट्री में एक ही बैच है जिन्होंने ये 5th का भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, 8th का भी। तो उस समय क्या होता था, हम लोग बच्चे ही थे, तो वो टीचर ने पूछा काका तेरा की ना, तो बोला जितेंद्र। अच्छा। तो वो सर्टिफिकेट में जितेंद्र आ गया। तो उसके बाद कभी सोचा नहीं कि इसको चेंज कर लें। फिर 8th क्लास में भी काका तेरा की ना जितेंद्र, सर्टिफिकेट की ना जितेंद्र, तो वो जितेंद्र आ गया। फिर अब वो 10th में भी वैसे ही चलता गया। क्यों जितेंद्र आपको इतना पसंद था ना? नाम तो मेरा जितेंद्र ही था, तो अब उसमें इतनी समझ नहीं थी। अच्छा, आगे पीछे क्या लगाना है? हाँ, आगे पीछे क्या लगाना है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अच्छा ही है। जैसे अच्छा हमारे है, देश में डाइवर्सिटी है, उस हिसाब से ऐसा ही नाम रखना अच्छा है, जिसको जो मन करे लगा ले। नहीं, फिल्म एक्टर जितेंद्र से मुतासिर होके तो नहीं आया ये नाम? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे हमारे परिवार में सबके नाम ऐसे ही हैं, धर्मेंद्र भी है। जितेंद्र, धर्मेंद्र। तो अब कैसा लग रहा है आपको कि तेलंगाना बन गया? और तेलंगाना बनने से पहले लोग बड़े बड़े दावे किया करते थे कि तेलंगाना अगर बनेगा तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, लेकिन सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म किया आपने तेलंगाना बनने के बाद। ये सरकार का काफ़ी इसमें दिलचस्पी थी कि सरकार ने ये क्लियरली कहा कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जैसे ही तेलंगाना की सरकार बनी, तो उस समय
सरकार ने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी पुलिस को, काफ़ी हद तक उनको इनकरेजमेंट दी, मोटिवेशन दिया कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि अब ऑलरेडी करीब करीब 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो कभी भी तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस नहीं हुई हैं। लेकिन आपको सबको पता है कि इस शहर की या जो कम्युनल एरियाज हैं उनकी हिस्ट्री है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज होते थे। और इवन नक्सलिज्म पे भी कुछ लोगों का कहना था कि नक्सलिज्म भी राइज करेगा, वो भी नहीं हुआ। वो लोग हर 2-3 साल बाद कोशिश करते हैं एंटर करने की, उसको ऐसा बोल सकते हैं दे आर टेस्टिंग दी वाटर्स। तो अपना वो टेस्टिंग करते हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते, फिर चले जाते हैं। तो उस तरह का माहौल है और सरकार ने काफ़ी इसके ऊपर ध्यान दिया। और मैं कहूँगा कि ये सरकार की भी और पुलिस की भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया। ना कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, पुलिस को भी मॉडर्नाइज किया गया। उसमें जैसे व्हीकल्स बहुत सारे दिए सरकार ने, उसके अलावा फंड्स वगैरह भी दिए, फ्री हैंड दिया। हाँ, फ्री हैंड दिया। और जो भी टफ मेजर्स थे लाइक पीडी एक्ट लगाना, उसके अलावा लोगों को जो भी गड़बड़ करने वाले थे उनको केसेस लगाना अगर वो गड़बड़ करते हैं। तो लीगली भी हम लोग काफ़ी स्ट्रांगली एक्ट करें, उसके कारण मैं समझता हूँ। और ख़ास तौर पे जैसा आपने बोला कि सरकार का फ्री हैंड था, तो इसलिए पिछले 6-6.5 सालों में पूरे तेलंगाना में पूरी शांति है, फिर भी हर तरह से शांति है। फिर इतना होने के बावजूद फिर भी फ्रेंडली पुलिसिंग। ये फ्रेंडली पुलिसिंग मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों को ये किस्सा एक पता होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, जेएनयू का ही दोस्त है, वो अब यूएस में रहता है। शायद बहुत सारे लोग तेलंगाना वाले जानते भी होंगे। उसने एक मूवी बनाई थी माया बाजार। अच्छा। उसका प्रोड्यूसर था वो। ही इज़ फ्रॉम बिहार, लेकिन तेलुगु मूवी बनाई है उसने, माया बाजार। तो यूएस में रहता है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी वगैरह चलाता है। तो एक दिन हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे उससे फ़ोन पे, तो बात थोड़ी लंबी हो गई। तो उनके बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो बात लंबी होगी तो वो अटेंशन चाह रहे थे। तो इसने बोला कि ये तो इंडियन है, तो इसने बोला डोंट ट्रबल मी, देयर इज पुलिस ऑफिसर ऑन द अदर साइड, ही इज माय फ्रेंड पुलिस ऑफिसर। तो ये बच्चा मतलब आई ओवरहर्ड, जो पीछे से उसने बोला पुलिस इज माय फ्रेंड। ओह माय गॉड। तो आप देखिए ये सोच का फर्क है। इंडिया में पुलिस को अदरवाइज लेते हैं, लेकिन यूएस में उसको एक फ्रेंड समझते हैं पुलिस को। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे देश में भी होना चाहिए कि पुलिस को जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं वो फ्रेंड समझे, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये आम नागरिक के लिए फ्रेंड है। आम नागरिक। तो ये एक बात आजकल जो चल रही है साहब, सोशल मीडिया का दौर आ गया, आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, लेकिन उसमें मिसयूज़ भी बहुत हो रहा है सोशल मीडिया में। अब फेसबुक पे देखिए आप कोई दोस्त बात कर ले रहे हैं या किसी से आप सवाल कर रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है आप फेसबुक पे आ जाती है और उस बंदे को पता भी नहीं चलता कि इसका कॉल रिकॉर्ड हुआ और फेसबुक पे आ भी गया। कि ये लीगली क्या पॉसिबल है? ये लीगली इसका क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? अगर कोई आदमी इसको मिसयूज़ करता है या गलत इस्तेमाल करके उसको कुछ उसकी बदनामी करना चाहता है या कुछ उसको गलत तरीके से उसको यूज करना चाहता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। वो अपना कंप्लेंट्स डाल सकते हैं पुलिस स्टेशन को, और अगर उसमें सिविल मैटर भी हो सकता है कि अगर वो कोर्ट में केस डालना चाहें, वो भी अगर किसी को कोई डिफेम कर रहा है तो वो भी किया जा सकता है। ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, कोई दो लोग आपस में कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं और अगर उसमें कोई उनकी गलत इंटेंशन नहीं है तो ऐसा कोई हमारे पास ऐसे केसेस तो नहीं आए हैं। लेकिन अगर उसमें गलत इंटेंट है उनकी, उसमें इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर उसको गलत इंटेंशन से कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अच्छा,
तो इसके लिए आपके पास एक सेपरेट सेल है या हाँ, हमारे कहीं भी पास है, ये किसी साइबर भी क्राइम, पुलिस स्टेशन को जाके? किसी ज़्यादातर ये क्या होता है, इसमें एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो वो जनरली एविडेंस क्या होता है, वो साइबर स्पेस में ही होती है, मोबाइल के जरिए या कैसे। तो जनरली ऐसे केसेस हम लोग साइबर क्राइम सेल को देते हैं, तो वही लोग इन्वेस्टिगेशन करके जो भी होता है उस पर एक्शन लेते हैं। तो ऐसे आपके पास हो रहे हैं केसेस बुक? हाँ, कुछ केसेस आ रहे हैं हमारे पास। तो उसमें पनिशमेंट भी हो रहा है? हाँ, उसमें हम लोग कोर्ट में केस डाल देते हैं। अच्छा, जब आप पुलिस में ज्वाइन हुए थे, जब नक्सलिज्म का दौर था, तो ये सब नहीं हुआ करता था। तो उस ज़माने में आपको जो है यहाँ से कहीं ट्रैवल करना होता था, तो कितना रिस्क उठाना पड़ता था? आप उस ज़माने में शायद ट्रेन से ज़्यादा सफ़र करते थे, एक एज ए कॉमन पैसेंजर। उस समय क्या था, फ्लाइट्स थी भी बहुत कम और इसके अलावा महंगी भी बहुत थी, तनख्वाह तो लिमिटेड ही थी, तो नेचुरली ट्रेन से जाना पड़ता था। तो जनरली क्या होता था, हम लोग उसमें प्रिकॉशंस लेते थे, अपने टूर प्रोग्राम्स किसी को नहीं बताते थे, एक आम पैसेंजर की तरह जाके ट्रेन में बैठ जाते थे और अपना जनरली ऐसा ऑर्डिनरी कपड़ों वगैरह में बिना किसी के साथ गए, चुपचाप जाके अपना ट्रेन में चले गए। लेकिन रिस्क तो हमेशा होता ही था, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता था, स्पेशली चौकन्ना रहना पड़ता था, आसपास देख लेते थे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। अगर अपनी जुरिस्डिक्शन है तो किसी को बोल देते थे, बीच बीच में आके चेक भी कर लेता था। लेकिन ज़्यादातर हमारा ऐसा होता था, हम किसी को अपना प्रोग्राम नहीं बताते थे, इवन हमारे पीए को भी हमारा प्रोग्राम नहीं पता होता था। तो इस तरह का ड्राइवर को भी हमारा प्रोग्राम नहीं पता होता था। तो हम लोग निकलते थे और बस पहुंच जाते थे और चले जाते थे। किसी सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है अपने प्रोग्राम की सीक्रेसी रखना। अच्छा, वो हमारा मतलब लगातार प्रयास रहता था। और इवन आपने देखा होगा उस समय बहुत सारे लोग सरकारी गाड़ियां नहीं यूज़ करते थे, नहीं यूज़ करते थे, टैक्सी यूज़ करते थे या प्राइवेट नंबर वाली गाड़ियां यूज़ करते थे। मैंने तो देखा है उन दिनों एक दो पुलिस ऑफिसर्स एम्बुलेंस में भी जाते हुए। हाँ, तो था उसलिए उस समय उस जरूरी ज़माने था। में हम भी क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे तो और बहुत सारे आपने देखा होगा करीम साहब, बहुत सारे लोग दिन में मूवमेंट ही नहीं करते थे, नहीं करते थे, बिल्कुल सही। ऑफिसर्स वगैरह। तो हम जैसे बहुत बार हमें भी खबरें आती थी कि आप उधर गए थे, ऐसा उन्होंने वो लोग घात लगा के बैठे थे। लेकिन क्योंकि हम सरप्राइज एलिमेंट ज़्यादा रखते थे, तो वो सरप्राइज सबसे अच्छा सेफ्टी प्रिकॉशन है, तो वो बहुत अच्छा था। तो आपकी पर्सनल लाइफ पे कुछ असर नहीं होता था? होता था, डेफिनेटली होता था। आपको उतनी फ्रीडम नहीं रहती थी। जैसे जब उस समय हम लोग कभी भी मूवी देखने नहीं जाते थे या मार्केट वगैरह नहीं जाते थे, तो वो सब उस तरह के प्रिकॉशंस वगैरह हम लोग लेते थे। कोई टेंशन नहीं, तेलंगाना बहुत सुकून हो गया, पीसफुल हो गया? ये तो आप सही कहेंगे कि तेलंगाना में अभी तो काफ़ी सुकून है ना। तो हम लोगों को लास्ट 6 साढ़े 6 सालों में कोई लॉ एंड ऑर्डर, मेजर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आई है ना, कुछ मेजर कोई नक्सल्स के इशू भी नहीं है। वो लोग थोड़ा पीछे कोशिश किए थे आने की, जैसा मैंने बताया हर 2-3 साल में कोशिश करते हैं, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कम्युनल फ्रंट पे भी सिचुएशन अच्छी है, तो हो गया। लेकिन इसमें एक बहुत ज़रूरी है, हम लोग शांत तो नहीं बैठ सकते, हमेशा एक चौकन्ना रहने की ज़रूरत रहती है। तो वो हम लोग हमेशा रहते हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस विंग है या जो भी स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, वो अपना पूरा अलर्ट रहते हैं और कुछ भी छोटी सी चीज़ भी होती है तो उस पर हम लोग पूरा तवज्जो देते हैं। और आपने देखा होगा इतने सारे फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो अच्छे से बंदोबस्त करते हैं। लेकिन एक और चीज़ हमने जो पिछले सालों में सीखी है कि कोई भी प्रोग्राम हो उसको अच्छी तरह प्लानिंग की जाए तो उसमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कभी पिछले 5-6 सालों में कोई भी बंदोबस्त हो उसमें अच्छे से उसको अरेंजमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, मैन पावर का इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्लस जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी जैसे ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट पूरा रखते हैं। और फिर जो मैत्री कमेटीज़ वगैरह हैं, पीस कमेटीज़ हैं, उनको पूरा इन्वॉल्व करते हैं। तो ये सब देखकर सिचुएशन पीसफुल रहती है। हम तो ऐसा सोचते हैं कम्युनिटी का सपोर्ट लेके हम लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें
और अभी तक हम लोगों को कम्युनिटी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। आजकल यूथ में बहुत हो गया है कि हर कोई पहले तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, ऐसा हुआ करता था, लेकिन आजकल सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ रहा है। आपने भी महसूस किया होगा। Correct. मैंने सुना था कि आपके बैच में जो बहुत सारे लोग, जब आप जेएनयू में थे तो उस दौर में जो है तकरीबन 200 सिविल सर्विसेज में कुछ सेलेक्ट हुए थे। हाँ, जब हम लोग जेएनयू में थे उस समय, मतलब जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से मैक्सिमम लोग आते थे। जिस साल हम लोग ज्वाइन करे थे जेएनयू में, उस समय कहते हैं कि 80 से ज़्यादा लोग सेलेक्ट हुए थे, करीब 1000 में से। और एक साल ऐसा भी कहते हैं कि करीब करीब 200 लोग सेलेक्ट हुए थे उससे पहले सिविल सर्विसेज में। तो अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना शुरू। लेकिन जेएनयू का नाम जब भी अब आता है तो कोई गड़बड़ के साथ अटैच हो जाता है, पहले ऐसा नहीं था। वो ऐसा नहीं, ये परसेप्शन की बात है। तो क्या हो रहा है, हर जगह चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे चेंजेस जेएनयू में भी आ रहे हैं। तो जहाँ तक बात है ये जो नेगेटिव परसेप्शन की, वो शायद पहले क्या होता था, मीडिया इतना प्रोमिनेंट नहीं था। एक दो चैनल्स होते थे, उसमें भी दूरदर्शन, ये वो सब, जी टीवी, ये सब होते थे। अब क्योंकि चैनल्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कुछ चैनल्स में भी कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो कोई छोटा सा भी वाक़या होता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पब्लिसिटी हो जाती है। लेकिन जेएनयू एक बहुत ही हाई रेपुटेशन का इंस्टीट्यूशन है, और उसमें पूरे देश की क्रीम आती है। और आपको पता होगा उसमें एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है, उसके बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं आप। अच्छा। हाँ, तो इतना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोग वहाँ पढ़ने के लिए ही आते हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसा थोड़ा बहुत डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। अब आपका ताल्लुक़ तो पूरा तेलंगाना से हो गया। लोग आपको जितेंद्र भी बोलते हैं, जितेंद्र रेड्डी बोलते हैं, जितेंद्र राव बोलते हैं, जितेंद्र प्रसाद भी बोलते हैं। आपको मज़ा आ रहा है? हाँ, मुझे तो मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि अब मैं तो 20 साल पंजाब में रहा हूँ, उससे ज़्यादा साल तो मैं यहाँ तेलुगु स्टेट्स में रहा हूँ। तो अब मेरे को तो कोई पूछता है तो मैं उसको ये नहीं कहता कि मैं पंजाब से हूँ, मैं यही कहता हूँ कि मैं तेलुगु स्टेट से हूँ, मतलब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। तो आपको अटैचमेंट हो गया तेलुगु हाँ, से? मेरा तो यहीं है, अब मेरे बच्चे यहीं हैं, यहीं पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, और हमारी तो पूरी फैमिली यहीं है, और शायद सेटल डाउन भी हम यहीं करेंगे, क्योंकि यहीं हमारे कुछ दोस्त हैं, यहीं काम करने वाले, ये हमारी कर्म भूमि है। अच्छा। तो इसलिए हमारे लिए तो यही अच्छा है। तो आप अपने इस कर्म भूमि के जो होनहार नौजवान हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनको क्या मशवरा दें? मैं यही कहना चाहूँगा कि फोकस रहें, और कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में। कोई सोचे कि शॉर्टकट से सिलेक्ट हो जाएंगे, वो ऐसे नहीं होता। मेहनत करनी पड़ेगी, कमिटमेंट रहना पड़ेगा, और अगर आप अपने पढ़ाई के लिए फोकस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ डिसिप्लिन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पिता को, माता को, दोस्तों को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं तो डेफिनेटली आप मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, आप और आपके दोस्त साथी जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मिल के अगर आप मेहनत से करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। और देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, ये मेरा फर्म बिलीफ है, और मैं इस पे चलता हूँ। नाज़रीन, ये थे आली जनाब मोहतरम जितेंद्र साहब, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं। वक्त इजाज़त नहीं देता, और साहब अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद आपके लिए हमारे दीवान खाने में तशरीफ़ लाए। हम आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से जितेंद्र साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब दीजिए इजाज़त, क़य्यूम अनवर को मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।